उसके व्यवहार में उसका बड़प्पन नहीं दिख रहा है, बल्कि बीजेपी का डरा हुआ चेहरा देश देख रहा है। जनता देख रही है कि देश की सत्ता पर पिछले 10 सालों से काबिज बीजेपी में इतना दम भी नहीं बचा कि संसद पर हुए हमले पर सदन के भीतर बयान दे और सभी सांसदों को आश्वस्त करे कि संसद के साथ साथ पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल बीजेपी निभा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 56 इंची छाती वाला मुहावरा उनके दम को दिखाने के लिए ही जोड़ा गया था, आप तो जानते हैं। तो अब देश को पूछना चाहिए कि वो दम कहां गया है। क्यों गृह मंत्री संसद के भीतर आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे पीएम मोदी चीन से लेकर मणिपुर तक बात करने से कतराते रहे, अब वैसा ही कुछ अमित शाह करते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी के इस डरे हुए चेहरे को देश के सामने लाने का काम इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं। आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद में गतिरोध और इंडिया गठबंधन की प्लानिंग पर अपनी बात रखी है, जिससे समझ आता है कि कांग्रेस कैसे बीजेपी के डर की पोल खोल रही है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे थे, आगे की प्लानिंग इंडिया गठबंधन की क्या है और आगे की प्लानिंग कांग्रेस की क्या है और कैसे यहां एक दबाव की रणनीति तैयार करती हुई कांग्रेस दिखाई देती है। सुनिए जयराम रमेश को। विपक्ष चाहती है कि 4 दिन जो बाकी हैं वो ठीक तरह से संसद चले, क्योंकि ये आखिरी सेशन है। इसके बाद जनवरी या फरवरी के अंत में 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन का एक वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। तो ऐसे देखा जाए तो ये लोकसभा के लिए ये अंतिम दिन 4-5 दिन फाइनल डेज है। राज्यसभा तो चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग हाउस है। तो मैं यही जानकारी देने के लिए आपके सामने आपके समक्ष हूं। और सारी इंडिया पार्टीज की बैठक हुई आज सुबह 10 बजे। यही हमने तय किया, सोमवार को हम मिल रहे हैं फिर से 10 बजे। सोमवार में हमारी रणनीति क्या होगी पर मैं आपको बता सकता हूं अभी, और सोमवार में कोई ज्यादा होने वाला नहीं है। पर अगर गृह मंत्री राजी हो जाए कि वो बयान दें सोमवार को ही, तो हम उसको स्वीकारेंगे। बहस होगी, बयान पेश किया जाएगा, चर्चा होगी और 2-3 घंटे के अंदर सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। इंडिया पार्टी के नेताओं की बैठक 19 तारीख मंगलवार को है, 3 बजे अशोका होटल में। और हम पहले चाहते थे कि पार्लियामेंट में ही करें, पर वहां मीडिया के लिए आने जाने का थोड़ा बंदोबस्त ठीक नहीं है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको, इसलिए हम अशोका होटल में कर रहे हैं 3 बजे को। तो उसके बाद भी एक प्रेस ब्रीफिंग होगा। पर आज, कल और आज जो हमें देखने को मिला, लोकसभा और राज्यसभा चली ही नहीं, बार बार स्थगित किया गया लोकसभा और राज्यसभा, और 14 सांसद सस्पेंड हुए हैं, विलंबित हुए हैं। सिर्फ एक ही कारण कि उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ये मांग की कि गृह मंत्री आए और लोकसभा में और राज्यसभा में भी आए और वो अपना बयान दें इस घटना के बारे में। ये बड़ी गंभीर चूक है। ये छोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ा चूक है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। और क्या साजिश है, किन किन लोगों की इस कॉन्स्पिरेसी में कौन इन साजिश में कौन भाग ले रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या मांगे थी, इस पर जांच हो रही है। पर कम से कम जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, कम से कम सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री आए और एक बयान दें, और उस बयान के आधार पर कुछ छोटी मोटी चर्चा होगी, उसके बाद संसद की कार्रवाई। तो आप सुन रहे थे इस वक्त जयराम रमेश को, महासचिव हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, और आप सुन रहे थे कि आगे की रणनीतियां क्या हैं। और जो कुछ हुआ सदन के अंदर, जो 2 युवक कूद पड़े
दर्शक दीर्घा से, उसके बाद से विपक्ष जो मांग कर रहा है वो तमाम बातें यहां रख रहे थे और कैसे इंडिया गठबंधन 19 तारीख को कहां बैठक करने वाला है, ये तमाम जानकारियां यहां दे रहे थे। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कल सरकार से जवाब मांगा तो बदले में उन्हें निलंबन मिला। 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आज उन्हीं निलंबित सांसदों के साथ तमाम विपक्ष ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया है और खास बात यह है कि सोनिया गांधी भी इस विरोध में शामिल हुई। दरअसल कांग्रेस अब बीजेपी से एकदम आर पार के अंदाज में भिड़ने को तैयार हो गई है। आप देखिए, सोनिया गांधी भी हैं और ये मेन गेट है, जो नया संसद भवन है उसका मेन गेट है। इसके बाद यहां से सारे सांसद जो हैं वो गए गांधी प्रतिमा के पास और ये तैयारी आप देख रहे हैं। दूसरी तैयारी जो है वो कांग्रेस के स्थापना दिवस पर यानी 28 दिसंबर को आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में ही कांग्रेस ने एक बड़ी रैली करने का फैसला किया है। जी हां, 28 दिसंबर, आज से ठीक 12 दिन बाद जब कांग्रेस का स्थापना दिवस होगा, उस दिन नागपुर में एक बड़ी रैली करने जा रही है कांग्रेस। यानी संघ की जमीन पर जाकर कांग्रेस अगले चुनाव का शंखनाद करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का डर कांग्रेस की इस हुंकार से और कितना बढ़ता है। बीजेपी के डर का एक और उदाहरण 3 राज्यों में नई सरकारों के गठन का भी है। पहले तो मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी ने देर की और आज राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने जब शपथ ग्रहण किया है, उस शपथ ग्रहण के साथ ही तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात यह भी है कि इन नई सरकारों में बीजेपी के पुराने दिग्गज आराम से रहेंगे या फिर अंदर ही अंदर कोई चिंगारी सुलग रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हर नए दिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बतला रही हैं कि उन्हें सीएम की कुर्सी न देकर शायद बीजेपी ने कोई बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी की यह गलती उसे फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, ये अगले 2-3 महीनों में पता तो चल ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंदर खाने खबर आ रही है कि मोदी सरकार जो है वो जल्दी चुनाव करवा सकती है, यानी मोदी जी जल्दी चुनाव में कूद सकते हैं। वैसे आप याद कीजिए 2004 में ऐसा ही आत्मविश्वास लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने भी दिखाया था। उस वक्त बीजेपी कैसे हारी थी ये सबने देखा था। अब इंडिया गठबंधन भी बीजेपी को हराने के लिए तैयार हो चुका है, ऐसा इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है और 19 दिसंबर को होने वाली बैठक के लिए एजेंडा तैयार हो चुका है। बहुत सारी बातें और इधर एजेंडा हम भी तैयार कर रहे हैं। आज इस न्यूज़ पॉइंट में क्या कुछ करना है आपके सामने रख रहे हैं कि बीजेपी से आर पार की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज़ पॉइंट में बात इन्हीं तमाम मसलों की करेंगे कि क्या बीजेपी का डर उसे दिलाएगा मात, क्या इंडिया की मजबूती के आगे पस्त हो जाएगी बीजेपी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि विपक्ष आर पार की तैयारी कैसे कर रहा है, इन तैयारियों में क्या कुछ है, कहां विपक्ष जो है वो कमजोर है, कहां विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ बीजेपी कहां, आखिर क्यों बीजेपी सदन के अंदर और ऐसे गंभीर मसलों पर चर्चा से भागती है। बहुत सारे सवाल, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अनिल सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, अनिल जी आपका स्वागत करता हूं। पहली बार आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, दीपक जी आपका स्वागत करता हूं और अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, जयराम रमेश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके क्या मायने देखे जाएं, क्या देखा जाए, किस हिसाब से उसको देखा जाए, रखा जाए। 2-3 बातें कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की प्लानिंग जो है वो मीटिंग 19 तारीख को संसद भवन में करना चाहते थे, लेकिन अब अशोका होटल में कर रहे हैं। 3 बजे दिन में 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके अलावा सदन के गतिरोध और खासकर लोकसभा में ये विंटर सेशन, इस लोकसभा का ये आखिरी सेशन होगा, क्योंकि इसके बाद अनुपूरक बजट हो सकता है 1 फरवरी को आए और चुनाव की घोषणा हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि आगे अब हो ही वही जो मोदी रची राखा टाइप से होगा कि मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन अभी जो कुछ है वो हम सामने रख रहे हैं कि 1 तारीख को हर बार हम लोग बजट देखते हैं तो शायद 1 फरवरी को अनुपूरक बजट आए।
लेकिन सवाल यह है कि सदन के अंदर के गतिरोध को आखिर सरकार उसको दूर करना क्यों नहीं चाहती? ये एक बड़ा सवाल है। और जब अब 4 दिनों का वक्त बचा है, बस आज शुक्रवार खत्म, उसके बाद अब सोमवार को, बाकी तो खत्म ही खत्म है, किस्सा खत्म। महुआ मोइत्रा जा चुकी हैं, 15-14 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है इस सत्र से। एक ऐसे आदमी को निकाला गया, ऐसे सांसद को जो सदन में मौजूद नहीं था, कल इस पे चर्चा हुई थी। तो ये सब जो हम देख रहे हैं, इसके बाद देश की सियासत को किस दिशा में जाते हुए देखा जाए? मीनू जी। जी देखिए, भाजपा का ध्यान लोकसभा की तरफ इसलिए नहीं है कि उनके अंदर ही उखाड़ पछाड़ मची हुई है घर के अंदर। तो उन्होंने हटा दो दिया वसुंधरा को भी और शिवराज को भी। तो वहां शिवराज तो तरह तरह के वहां दिखा रहे हैं, अपने तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं, और वो मोदी जी से ज्यादा बड़े अभिनेता लगते हैं मुझे तो, जो आप अभी कह रहे थे। तो वो शिवराज सिंह जो चौहान है वो बड़े आहत लगते हैं, जो भी उनके साथ हुआ है वो आहत लगते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि खुलेआम 2 शब्द कह दे। देखिए, यही अगर कांग्रेस में होता या विपक्ष के किसी और दल में ऐसा सिनेरियो पैदा हो गया होता, तो ये नेता कब का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका होता, बगावत कर चुका होता, अपनी पार्टी बना चुका होता, और खूब गोदी मीडिया चैनल पे खूब मजे लिए जा रहे होते विपक्षी दलों के। लेकिन क्योंकि ये भाजपा है और मोदी शाह की भाजपा है, लोहे के डंडे से वो लोग शासन करते हैं, तो किसी की मजाल नहीं है। जैसे अब शिवराज सिंह के जो चुनाव लड़ा गया उसके मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बाद इतना भारी भरकम बहुमत मिला, जो कि पहली बार मिला उनको, आई थिंक सो, मध्य प्रदेश में। तो उसके बावजूद भी उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। तो मोदी, जो ये शिवराज सिंह चौहान है, मेरे हिसाब से ये हवा का रुख नहीं भांप पाए, क्योंकि जब इनको तीसरे राउंड तक भी टिकट नहीं मिला था, इनको तभी अपने आप वॉलंटरीली एग्जिट कर जाना चाहिए था। ये तभी भी बैठे रहे, पूछते रहे सभाओं में कि मैं मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहते हो या नहीं, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हो या नहीं। और ये जबरदस्त तो सरकार, इन्होंने, मोदी शाह ने भी, कि ये सोच के कि ये बस चुनाव को आराम से होने दे, ज्यादा चूचपड़ ना करे, इसलिए इनके हाथ में एक टिकट का खिलौना थमा दिया। शिवराज सिंह ने सोचा मेरा दबाव काम कर गया है कि टिकट इसलिए दिया है। उन्होंने इसलिए नहीं दिया था टिकट, उन्होंने इसलिए दिया था कि भाई आप चुप बैठे रहें इलेक्शन के दौरान। पता उनको भी था कि चुनाव के बाद शिवराज सिंह का करना क्या है। लेकिन अब जो शिवराज सिंह के साथ हुआ, मुझे अचरज है कि शिवराज सिंह इस चीज को भांप नहीं पाए कि मोदी जो है वो किसी भावुकता में नहीं आते हैं। जो फैसला है तो है, वो अपने सामने जिसको नहीं देखना चाहते तो वो नहीं देखना चाहते, उसको कोई भी रास्ता निकाल के वो आउट करेंगे, और वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन जो भावनाओं का उबाल दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की धरती पे उन शिवराज सिंह को लेके, अगर ये कायम रहा 2024 तक, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो नुकसान जरूर पहुंचेगा बीजेपी को इस वजह से, क्योंकि पब्लिक मुझे नाराज लग रही है इस बात से। तो अब ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी पब्लिक, वोट देने जाएगी या नहीं जाएगी, या शिवराज सिंह इनडायरेक्टली कुछ अपने बागी उम्मीदवार खड़े करेंगे या क्या करेंगे, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन मुझे अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि इनकी कोई हिम्मत है, क्योंकि इनके साथ भी बहुत सारे व्यापम वगैरह की इनके साथ भी लगा हुआ है। तो वो भी ईडी-आईटी का डर सभी को है, उसमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। क्यों, तो मोदी शाह तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, सगों को नहीं छोड़ेंगे अपने, उन्होंने छोड़ा भी नहीं है इनको। अब आपके गठबंधन की बात पे 2 बात और कह देती हूँ मैं, जो विपक्ष का जो ये इंडिया पार्टियां हैं जो, इनके बारे में। तो अब यहाँ पे बहुत हल्ला मचा हुआ था इलेक्शन जब चल रहे थे तभी भी, कि क्यों नहीं हो रही है बात, क्यों नहीं हो रही है। 6 तारीख को हुई, उसमें नहीं आए ने बड़े नेता, तो अब रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति इन्होंने जो यहाँ पे राज्यों में देखी, कि मोदी ने तो अपने ही नेताओं को नहीं बख्शा और 3 राज्य और जीत गए हैं मोदी। तो जो गठबंधन है, जो विपक्षी गठबंधन है, इसको अब सतर्क हो जाना चाहिए कि देखिए 3 राज्यों की इनकी जीत, और राम मंदिर का जो भी कुछ इनका ये रहेगा, जो माहौल बनाएंगे ये वो, और ये अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके पक्ष में ही कहेंगे एक तरीके से जो ये फैसला कर दिया है, जी हाँ 370 पे। तो इन तीनों चीज को लेके ये बड़े जोर शोर से और बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ और बड़े धूम धड़ाके के साथ चुनाव में उतरेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें विपक्ष के लिए मुश्किल तो आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है,
इसमें तुरंत इस बैठक में किसी एक कन्वीनर हो या कोई स्टीयरिंग कमेटी हो, उसका निकल के आना और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का निकल के आना बहुत जरूरी है इस वक्त। अब देरी नहीं की जा सकती क्योंकि समय बहुत कम है। जी बिल्कुल, समय बहुत कम है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। उससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर चौथी बैठक होने जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ बैठकें होती रहेंगी या कुछ और भी होगा धरातल पे, ये भी जानना जरूरी है। और साथ साथ जिस तरफ आशंका या शक की सुई बार बार जाती है वो है ईवीएम, जिसकी चर्चा हमारे दर्शक साथी लगातार करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव होगा तो फिर तीसरी बार भी मोदी ही आएंगे। तो इस शक को कैसे विपक्ष दूर करवा पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास। कैसे देखा जाए अनिल जी कि एक तरफ पारदर्शी तरीके से चुनाव, क्योंकि चुनाव में अभी फिर से जाना है, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें कमोबेश ये बातें आई सामने कि खासकर ये जो हिंदी पट्टी के तीनों राज्य बीजेपी जैसे जीती है तो ईवीएम की चर्चा वहाँ खूब हुई और बहुत लोग ईवीएम पे अभी भी सवाल उठाते हैं। तो एक चुनाव में जाने से पहले ईवीएम को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करना, और दूसरा विपक्षी दल के जो लोग अभी तक मीटिंग कर रहे हैं, ये हालांकि अभी ये सूचना दिया हूं कि 28 तारीख को 28 दिसंबर को जब कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है नागपुर में, और कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का प्लान है वहां पे। तो वहां से हो सकता है चुनावी शंखनाद करे कांग्रेस पार्टी। लेकिन तैयारियों को किस रूप में आप देखते हैं, विपक्ष की तैयारियों को? देखिए, ये इसमें जो अभी हमको दिख रहा है कि ईवीएम वाला इशू को तो काफी लेना चाहिए। ईवीएम नहीं बल्कि ईवीएम के मामले को अकेले नहीं लेना होगा। पूरा चुनाव का की प्रक्रिया जिस तरह से उन्होंने उसको बदल दिया है, उस प्रक्रिया को जिस तरह से उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है, उस पर लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू भी है वो कम इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने देखा ही होगा कि रघुराम राजन ने कहा कि ये जो तरकीब है जिस तरह से कि ज्यादातर पैसा तो इनके पास ही रहेगा, मतलब जो आया है उसमें 700 से ऊपर जो करोड़ रुपए इनके पास है, और 80 करोड़ मतलब समझिए 10% और 90% का गैप है जो चुनाव के चंदे है। तो ये इशू भी इंपॉर्टेंट है। और कि पैसा मतलब उनके पास पैसा नहीं, और अगर पैसा उनको अगर कैश में अगर वो इकट्ठा करते हैं तो उस पे लिए ईडी और आईटी है जो कि उनको पकड़ने के लिए, तो उनको क्रिपल कर दो, किसी तरह विकलांग बना दो चुनाव में नहीं आने के लिए। और दूसरा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक चुनाव की शुचिता जो है, शुचिता का मतलब यह है कि जो जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं वो हो कि मीडिया में प्रचार है, बाकी जो पैसे का खर्चा का और भी मतलब सरकारी तंत्र का उपयोग करते हैं ना। अभी सब सेंट्रल मिनिस्टर्स, आप बताएं किसी भी मुल्क में इस तरह का चुनाव प्रचार हो सकता है क्या कि सारे कैबिनेट मंत्री आपको ये क्या कहते हैं चुनाव का ये करते प्रचार करते नजर आए। अब प्रधानमंत्री खुद 24/7 365 डेज चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। तो और गृह मंत्री, तो ये एक तो है क्या कि जो भी शुचिता आपको याद होगा लोगों को, बाकी लोगों को कि सेशन जब आ गए थे तो आप डरते थे लोग कि ये मतलब खर्च अगर ज्यादा दिख जाएगा, झंडियां अगर अधिक हमने दिखा दी तो खर्च पर कोई रोक नहीं, कोई उसका आप तो कुछ सुनते भी नहीं है कि कभी किसी को नोटिस गया हो। और आपने ये देखा भी होगा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को झट से नोटिस उन्होंने भेज दी और पूरा कॉमनल भाषण कर रहे हैं गृह मंत्री प्रधानमंत्री, लेकिन कोई चुनाव नहीं कर रहा। तो एक तो चुनाव का ये, और दूसरा ईवीएम तो हमको लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र के रूप में उनका काम कर रहा है। क्योंकि वो इसीलिए ये जो किसी ने मतलब एक वीडियो देख रहा था मैं जिसमें किसी ने बताया है आंकड़े दे करके कि जो गैप है इलेक्शन के होने में मतदान के दिन और जो रिजल्ट में, उससे रिजल्ट पर क्या असर हो रहा है। उसने बताया है कि जहां लंबा गैप मिलता है वहां पर जीत रही है भाजपा, और जहां तुरंत इलेक्शन का रिजल्ट आता है वहां वो नहीं हो पाता। तो कुछ तो इसका रिश्ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करूंगा,
वो कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं तैयार है। दूसरी बात जो आपने ये बताई कि तैयारी के बारे में, मैं तो अभी भी मानता हूं कि विपक्ष को काफी, जिसको कहता है कि काफी मीलों दूर जाना है, वो इसको इसी गैप में करना है। मैं नहीं मानता कि विपक्ष इसके लिए तैयार है। विपक्ष के पास एक नैरेटिव थी इंडिया गठबंधन की, जो हमको लग रहा है कि थोड़ी स्लो हो गई। अब वो मोमेंटम मतलब ले रहा है, और उसमें लग रहा है कि वो तुरंत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि डिसकंटेंट जो है लोगों का, जो कि अभिव्यक्त हुआ है इस जरिए भी, जो संसद में लड़के घुस गए और वो उन्होंने किया क्रैकर, स्मोक क्रैकर ये किया है, तो वो उसमें भी आपको दिखता है कि डिसकंटेंट जबरदस्त है। इसीलिए उनको ज्यादा नैरेटिव के लिए टाइम नहीं लगेगा अगर वो गेन करने में। लेकिन उनको ये जो मतलब क्षेत्रीय दल और बाकी के बीच में एक जरूर मुझको लगता है गैप अभी भी है, जो कि एक बिग नैरेटिव के जरिए ही उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, इसका सवाल नहीं है। सवाल है कि आप लोकतंत्र बचा पाते हैं या नहीं। और ये जो चुनाव है, ये हमको लग रहा है, मतलब हम लोगों को जब लग रहा है तो उनको लगना ही चाहिए, ये अंतिम मौका है लोकतंत्र बचाने का। तो हमको ये बात इनके समझ में जरूर मतलब आ रही होगी, ऐसा लग रहा है मुझको। और दूसरा मुझको ये भी लग रहा है कि ज्यादा गैप्स नहीं है इनको ये करने में। इसलिए आपने देखा कि महुआ मोइत्रा का मामला हो, और चाहे अभी ये संसद में ये का सुरक्षा चूक का मामला हो, दोनों में तुरंत इकट्ठा हो गए। तो एक उसके लिए जमीन तैयार है, और हमको लग रहा है क्या कि ये स्पीड ले लेगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। जी, ये उम्मीद करनी चाहिए कि स्पीड जो है वो पकड़ लेगा विपक्ष। और अब विपक्ष के पास समय भी बहुत कम है, और अब यहाँ दौड़ लगानी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ ईवीएम को लेकर भी यहाँ जो भी जिस भी तरह की पारदर्शिता की जरूरत, वो कैसे मुहैया कराया जाए, कैसे चुनाव जो है वो उस हिसाब से कि जनता कम से कम भरोसा तो करे कि जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं गड़बड़ियां नहीं हैं। और अगर ऐसा है कि चुनाव में गड़बड़ियां हैं, तो फिर 2024 के चुनाव के लिए भी आप भूल जाइए कि रिजल्ट उस हिसाब से आएगा जो हम लोग ग्राउंड पे जाके देखते हैं। हमसे बातें कुछ और करते हैं लोग, और वहां वोट देके किसी और को आ जाते हैं, या आप वोट किसी और को देके आते हैं और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। होता यही है। सुनील शुक्ला जी, बहुत गंभीर चर्चा यहाँ पर मीनू जी और अनिल सिन्हा साहब ने छेड़ी है, और इस चर्चा में सबसे बड़ी बात, दो बातें आ रही है, एक विपक्ष और एक ईवीएम। दोनों को सामने रखिए। विपक्ष को, तो विपक्ष कितना दूर है अभी उस चुनावी मैराथन में कूदने से पहले, कितनी दूरी है अभी। और दूसरी बात, ईवीएम पे भरोसा कैसे कायम हो। हमारे आपके चर्चा से तो होगा नहीं। आप किसी भी ढंग से, चाहे बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए या हाथ उठवा के चुनाव करवाइए, लेकिन कम से कम भरोसा तो हो। ये भरोसा कैसे पैदा करे। और अभी अभी एक बिल पास हो गया है राज्यसभा से, लोकसभा में भी अब शायद पास हो जाए या हो गया हो, अभी तक आज अपडेट नहीं हूं, क्योंकि आज कल से लेकर आज तक परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी दिखाई दे रही हैं लोकसभा में। एडजर्न सिर्फ देख रहे हैं हम, तो शायद लोकसभा में पास ना हुआ हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल जो है वहां पास होने के बाद एक पारदर्शिता वहां और खत्म हो रही है। सुनील शुक्ला जी, तो ऐसे में पारदर्शी चुनाव देश में कैसे हो, एक बड़ा सवाल। और उससे बड़ा सवाल कि विपक्ष कितना मुस्तैद है, कितना इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए, और सामने वाले को यानी सत्तारूढ़ दल को चुनौती पेश करने के लिए कितना तैयार है विपक्ष। धन्यवाद राजीव जी। लोकतंत्र के लिए चुनाव का पारदर्शी होना तो नितांत आवश्यक है, और विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। ईवीएम में गड़बड़ी है, सवाल केवल ईवीएम का ही नहीं है। क्या जो विपक्षी दल है उनको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल रहा है क्या? चाहे उनके पास संसाधनों का सवाल हो, चाहे उनको आर्थिक जो चंदे मिलने का मुद्दा हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल हो, किसी मुद्दे पे आप देख लीजिए, क्या एक समान अवसर है दोनों विपक्ष के और सरकार के पास? जिस तरीके से जिन राज्यों में चुनाव होता है और वहां पे केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है, क्या वो ये बताता है कि विपक्षी दलों को उसी तरह के अवसर प्राप्त है जैसा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है? केवल ईवीएम नहीं है। अगर ईवीएम को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं
उसके सहित जितने भी मुद्दे हैं चुनाव से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों का समाधान होना चाहिए और लोगों के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर के अविश्वास की स्थिति किसी भी दशा में न बने। यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, फिर निर्वाचन आयोग को भी उतना ही कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप यह निर्णय ले लेंगे कि निर्वाचन आयुक्त के द्वारा लिए गए निर्णय को अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, तो अजीब स्थिति हो गई है ये। फिर कहां जाएंगे आप? अगर आप उनके निर्णय से असहमत हैं तो कौन बात करेगा? अगर आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार मिल जाएगा, तो फिर किस आप कह रहे हैं कि आप उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा दे देंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा तो ये नहीं होता कि मुख्य न्यायाधीश अपने किसी सहयोगी न्यायाधीश को हटा दें। उनको हटाने की एक अलग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की कार्रवाई करनी पड़ती है। और आपने अधिकार दे दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो ये पूरी की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन को कराने के लिए जिम्मेदार संस्था को कमजोर करने के जो प्रयास किए जाते हैं, वही संदेह पैदा करते हैं। केवल ईवीएम का सवाल नहीं है, तर्क पूरी की पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हो रही है। दूसरी चीज जो आपने विपक्ष की बात की, देखिए इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया दल समूह की जो गति थी वो रुकी है। क्यों रुक गई, ये दल के लोग जाने। आज आप भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है। आप ये सोचिए कि मोहन यादव जी को शपथ दिलाई जा रही थी मध्य प्रदेश में। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में ही कितने पॉपुलर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार वाहन है, यह बिहार में चलाए जा रहे थे, यादव बहुल इलाकों में। अब आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देख लीजिए और आप एक तरफ इनकी विपक्ष की तैयारी को देख लीजिए। दूसरी बात, एक चुनाव के दौरान क्या आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में घोषणा की कि हम महतारी अभिनंदन योजना लागू करेंगे। चुनाव के दौरान एक आंकड़े के अनुसार 50 लाख से अधिक महिलाओं के फॉर्म भरवा लिया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, और उन लोगों के घरों पर दिल्ली के एसटीडी कोड के साथ फोन किए गए, उनसे बात की गई पार्टी कार्यालय की ओर से, अन्य लोगों की ओर से कि अगर आप फॉर्म भर दीजिए, सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे। पर किस तरह का विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया। और विपक्षी दल क्या करते रहे कि अगर समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने चली गई मध्य प्रदेश में। आपका संगठन है नहीं है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी एक बार भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता कांग्रेस एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुई, न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में। सवाल है कि जिस कांग्रेस ने तेलंगाना के अपने चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट दिया और उनके साथ जो मिलकर चुनाव लड़े हो, जिस तरीके से आरएलडी को उन्होंने 1 सीट दिया राजस्थान में, ये सभी दल मिल करके यह काम मध्य प्रदेश से भी कर सकते थे। मैं नहीं जान पाया, कम से कम एक नैरेटिव तो बनता है कि एक बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। और इसमें तो कोई राय नहीं है कि संयुक्त विपक्ष ही बीजेपी से लड़ सकता है। किसी भी एक राज्य में कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी से अकेले लड़ने की ताकत में नहीं है। बीजेपी के पास जितने संसाधन है, जितने कार्यकर्ताओं का समूह है, जिस तरह का नेतृत्व उनके पास है, आप नहीं लड़ सकते। वो ऐसी पार्टी है कि पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दे, पार्टी में कोई हलचल नहीं होती, कोई साहस नहीं कर पाता कि उसका विरोध कर दे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो एक अलग तरह की पार्टी है, उस तरह के अलग कार्यकर्ताओं का उनके पास समूह है। तो जो तेजी, जो आक्रामकता, जो संगठन, जो मुद्दे दिखाई पड़ रहे थे इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले, वो इस समय नहीं दिखाई पड़े। हालांकि मेरा भी मानना है कि ऐसा नहीं कि जो ये निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है वह इस एकता को प्रभावित कर देगी या बहुत कमजोर कर देगी। लेकिन जरूर है कि आपको आपकी जो लगातार सक्रियता चाहिए, जो लगातार आक्रामकता चाहिए, जो कांग्रेस ने पिछले दिनों लगातार बनाए रखा हो। कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि उसने विपक्ष की राजनीति को विश्वसनीय बनाया लोगों के बीच में, अपने मुद्दों के ऊपर कायम रह करके। लेकिन जो मुद्दों को वो लेके चली, उनका जो स्थानीय नेतृत्व है उस तरह से आक्रामक नहीं रह पाया या टिका नहीं रह पाया जिसकी उसकी अपेक्षा हो रही थी। जैसे आप जातीय जनगणना की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने उसका एकदम हवा उसकी निकाल दी। जो पहला निर्णय उन्होंने ले लिया कि इंडिया दल समूह की सभा नहीं होने दी पश्चिम भोपाल में, जो पहली सभा होने वाली थी, इससे एक अलग तरह का मोमेंटम बनता विपक्ष का। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि विभिन्न राज्यों में, मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सामने उस तरह की चुनौतियां नहीं है जो अन्य कई ऐसे राज्यों में है
जहाँ चुनौतियां हैं, बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, तब पूरे के पूरे साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मैदान खाली है, लेकिन एक उत्साह मिला है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनावी अभियान में एक मोमेंटम मिला है इन परिणामों के बावजूद इसके अगर 40% से अधिक मतदाता कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसका मतलब विपक्ष की जमीन कोई खिसक नहीं गई, एकदम पूरी तरह से लोगों ने उसको खारिज नहीं कर दिया। वह मुद्दे अभी भी लोगों के बीच में गंभीर है और उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष की विश्वसनीयता लोगों के बीच में बनी हुई है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि आप सब पूरी ताकत के साथ संगठित होकर के उन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जाए और आपकी सक्रियता लगातार बनेगी। अब सोचिए कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम हो गया और आज हम और आप बात कर रहे हैं 15 दिसंबर को, 12 दिन बीत गए। विपक्ष की कोई मतलब आप मैंने 28 तारीख की रैली प्रस्तावित किया है कांग्रेस ने। यह जो सक्रिय आप एक दिन और एक क्षण महत्वपूर्ण है, एक सीट महत्वपूर्ण है। जब हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 सीट का सवाल था केवल समाजवादी पार्टी की, वही स्थिति हर जगह पे है। अगर आप इस एक कठिन लड़ाई और एक अनइक्वल लड़ाई लड़ रहे हैं आप, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी काम कर रही हैं, ऐसे में आवश्यक है कि आप अपनी सक्रियता को लगातार बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें और अपने मुद्दों को न छोड़ें। और मुझे लगता है कि भले देरी हुई हो, लेकिन पूरी चीज हाथ से निकल गई है, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, देरी हुई है लेकिन हाथ से सब कुछ निकल चुका है, ऐसा नहीं है। और यहां से भी अगर चाहे तो विपक्ष बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। और क्या विपक्ष आगे नहीं बढ़ रहा है? हम लोग शंका आशंका और विश्लेषण पर टिक कर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्या कुछ कर रहा है उसकी एक बानगी हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख ली, सुन ली हमने कि जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है। कैसे वो जयराम रमेश बता रहे हैं कि इसी महीने यानी आज 15 तारीख है और 4 दिन बाद 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है और उस बैठक 3 बजे बैठक होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अशोका होटल दिल्ली में और उस बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे विपक्ष के सारे दल। लेकिन उसके साथ साथ सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो गतिरोध है, उस गतिरोध में और विरोध प्रदर्शन में तमाम विपक्षी दलों के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी भी प्रमुखता के साथ नजर आती हैं। तो ये जो बातें आती हैं वो साफ साफ दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष अब गांठ अपनी मजबूत कर चुका है। लेकिन यहां से दौड़ कितनी तेजी से लगाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास, आपसे भी समझूं। छत्तीसगढ़ में आप बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगहों पे नए नए मुख्यमंत्रियों ने काम काज संभाल लिया है। उधर रमन सिंह, उधर शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, तीनों की स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं वैसी दिखाई नहीं दे रही हैं। रमन सिंह को तो एक जगह मिल भी गई, यानी कि वो अब विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया का भविष्य क्या होगा इस पर अभी एक सवालिया निशान है। और ऐसे में विपक्ष कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीनों राज्यों की बात इसलिए यहां रख रहा हूं क्योंकि ये तीनों राज्यों को उस ढंग से बीजेपी अभी दिखा रही है कि अब पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट हमारे कब्जे में है, हमने छीन लिया। ये 3 राज्य बीजेपी कांग्रेस से छीन चुकी है, इस ढंग से बताया जा रहा है। और यहां से बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, ये भी बताया जा रहा है। जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि बिहार में ये बताया जा रहा था कि मोहन यादव यहां शपथ ले रहे हैं और उसकी चर्चा बिहार में हो रही थी, उत्तर प्रदेश में हो रही थी, ताकि यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में हैं, बगल में मध्य प्रदेश है, बगल में राजस्थान है, उस हिसाब से भी कि असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर इन तीनों राज्यों में जीत का असर और बहुत मजबूती के साथ उसका असर बीजेपी पर पड़ता है, तब तो विपक्ष ऐसे भी कमजोर माना जाए, या ऐसा नहीं है? क्या कुछ कैसे आपका नजरिया इस पे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो अप्रत्याशित जीत मिली है, एक तो पहले से माना जा रहा था कि इन तीनों जगह पे कांग्रेस के आने के पूरे चांसेस हैं। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसमें दोनों ही तरह के प्रभाव लोगों पर जा रहे हैं। पहला तो ये माना जा रहा है, इसमें जो एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, जो मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी पॉपुलर है, मोदी जी की गारंटियां हैं, उनके वादे हैं, उस पर लोग आज भी भरोसा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही एक भोला भाला और एक मासूम किस्म का वर्ग है। दूसरा वर्ग जानता है
कि जो ईवीएम की जो बात उठाई जा रही है, ईवीएम की चर्चा इसलिए इन तीनों चुनाव के बाद बहुत जम के उठी है। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों ने भी इस समय बहुत खुल के ये बात की कि ईवीएम का चक्कर है या जो भी है। दूसरा वर्ग जानता है कि ये भी तरीका है, लेकिन विपक्ष पे जान के रहना पड़ेगा कि आपको इसी पद्धति से चुनाव लड़ना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप अगर ये सोचे होंगे कि इस बीच मोदी जी का या शाह साहब का या पूरी के पूरे निर्वाचन आयोग का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो एक तरह से बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएंगे, वो बहुत ही जल्द पारदर्शी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसा मोदी और शाह होने भी नहीं देंगे, क्योंकि यही उनकी असली ताकत है। तो विपक्ष को ये बात तो समझ लेना पड़ेगा कि हमको जीतना जो है वो इसी पद्धति से है, इसमें भी कोई शक नहीं। बहुत सारे लोगों में निराशा हो रही है, जैसे हम लोग भी कई बार कहते हैं कि इतने समय तक विपक्ष ने क्या किया। निश्चित रूप से जब पहला कार्यकाल जब मोदी का हो चुका था और 2019 का चुनाव जब वो जीत के आए थे कायदे से, तभी उनके विरोध के लिए यह इंडिया गठबंधन बन जाना चाहिए था। यदि हम मान के चले कि लगभग 4 साल तो विलंब से ही निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन का है या संयुक्त प्रतिपक्ष है या कांग्रेस जो है, इसने काफी देर से सारी चीजों की शुरुआत की है। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलती है, यकीन मानिए राजीव जी कि इस समय भी एक तरह से पास मिल जाता मोदी को। 2024 का जो चुनाव है ये भी जाने देते। ये तो अचानक राहुल गांधी की जो यात्रा निकली, इसने एक तरह से पूरा का पूरा जागृत कर दिया हिंदुस्तान को। तब कहीं पहले जो तमाम जो बहुत सारे विपक्षी दल थे जो कांग्रेस से दूर हटना चाहते थे या राहुल गांधी के प्रति या राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट भी करते थे या किसी भी तरह के ऐसे गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं देखते थे, उन्हें भी लगा कि एक तो आपके पास ये इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है कि आपको अपना सर्वाइवल चाहिए, आपको अपना अस्तित्व बचाना है, तो आप एक तरह से खड़ा होना पड़ेगा बीजेपी के सामने, बल्कि कांग्रेस के पीछे भी जाना पड़ेगा। ये भी एक तरह से उनके सामने कंपल्शन हो गया। वरना आप सोच सकते हैं कि जैसी महत्वाकांक्षा अखिलेश यादव में है, जैसी ममता बनर्जी में है, क्या इन शरद पवार जैसा व्यक्ति जो मतलब जितनी राहुल गांधी की उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा उनका अनुभव है, पॉलिटिकल उनका करियर हो चुका है, वो क्यों जाने लगे आखिर अपने राहुल गांधी के पीछे, क्यों उन्होंने अपने बेटी को भेजा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, तो इसके कारण निश्चित रूप से जागृत हुए हैं। विलंब तो हुआ है, अब सब कुछ देखा जाना होगा कि 19 तारीख को क्या होता है। 19 तारीख जो है वो बहुत ही क्रूशियल डेट हम कह सकते हैं। इसमें लोगों का जो एटीट्यूड है, अगर इस विधानसभा चुनाव के हार जीत की समीक्षा करने में इन्होंने 19 दिसंबर का दिन गंवा दिया, तो आप यकीन जानिए कि 2024 का चुनाव भी गंवाने में इनको कोई समय नहीं लगेगा। अब इतना कम समय बचा है जिसका हम सबको पता है कि बहुत कम समय बना है, 4-5 महीने ही रह गए हैं। इसी 4-5 महीनों में ही आपको सब कुछ करके दिखा देना है। लेकिन अगर 19 तारीख को इनका एटीट्यूड वही रहा, अगर वहीं पर अखिलेश यादव फिर वही बात करेंगे कि हमको तो आपने 1 सीट नहीं दी, 8 सीट नहीं दी, आम आदमी पार्टी की शिकायत अगर कांग्रेस करेगी कि आपने छत्तीसगढ़ में देखिए 90 सीटों पे आपने आपके उम्मीदवार खड़े किए और किसी की भी आप जमानत नहीं बचा सके, अगर आपस के सिर फुटअव्वल में रहे, तो मुझे लगता है कि यह मामला जो है बहुत संदिग्ध हो जाएगा जनता की नजर में। मैं बार बार कहता हूं कि जितनी सत्ता पक्ष की साख की बात है, उतनी ही विपक्ष की विश्वसनीयता की भी बात है। हमेशा एक बात हम पिछले भारत की जो राजनीति है पिछले लंबे समय से मिली जुली एक गठबंधन की राजनीति को तो देख रही है, लेकिन गठबंधन की राजनीति के बारे में एक नरेशन ये भी फैला दिया गया है कि कांग्रेस या जो प्रगतिशील मोर्चे जब भी मिलते हैं तो बहुत जल्दी वो बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। ये भी एक विमर्श चलाया जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से। अब ये अलग बात है कि उसके गहराई में अगर कोई जाके देखे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी दलों को खा चुकी है या उनको उसने बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया। यही कारण है कि आज जो कांग्रेस के पास आ रहे हैं, आज उन्हें पता चल गया कि हमें अपना भी अस्तित्व अगर बचाना है तो हमें कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। अब इसमें जो है आशा की किरण क्या है, 1 या 2 चीजें हैं जो मैं अपनी बात करके खत्म करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर जिस तरीके से बहुत सारे गुट हैं, मतलब शिवराज सिंह का गुट अब अलग हो जाएगा, नरेंद्र तोमर का अलग हो जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय का अलग हो जाएगा। ये छोटे छोटे गुट कहीं बैठने वाले तो नहीं है शांति से, मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाया गया है, ये कहीं न कहीं काम करेंगे। आप याद कीजिए, कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर इसलिए नहीं हुई थी कि उसके सामने जनसंघ या समाजवादी या वामपंथी बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे, ऐसा नहीं था।
उसके इंटरनल क्रैक्स कहां से शुरू हुए थे? जब युवा तुर्क बना, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत, ये अलग हुए। और जो फाइनल ब्लो दिया था इमरजेंसी के पहले, वो बाबू जगजीवन राम ने दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ऐसा कोई ना कोई ब्लो जरूर आएगा, कोई ना कोई ऐसी दरार जरूर आएगी। क्योंकि निरंकुश सरकारें होती है तो उनकी भी एक पूरी की पूरी काम करने का ढंग होता है, और निरंकुश या तानाशाह सत्ताएं कैसे जाती हैं, इसका भी एक पूरा का पूरा सिद्धांत है। वो सिद्धांत काम करता है, आप चाहे माने चाहे ना माने, आपको प्रत्यक्ष में दिखे या न दिखे, इंटरनल क्रैक्स बढ़ेंगे। आखिर कब तक गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, खुद हो सकता है कि अमित शाह की भी महत्वाकांक्षा जाग सकती है। योगी जी कहेंगे कि आखिर मैं कब तक रुकूं, मैं भी एक फायर ब्रांड नेता हूं, मेरा भी एक हिंदुत्व का चेहरा है। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जागेंगी, और जागेगी भी, ये होगा, इस हो सकता है इस बार ना हो, लेकिन होगा ये। तो ये आशा की किरण जो है वो कहीं न कहीं है। और जिस दिन जनता को ये बात समझ में आ जाएगी कि सारा के सारे देश की बदहाली का कारण क्या है, उस दिन मोदी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और इसी को एनकेश करना आना चाहिए विपक्ष को और इंडिया को। ये बात सही है, इंडिया के पास केवल 4 महीने हैं, 5 महीने हैं। इस 4-5 महीनों में उसको प्रोसेस तेज करना पड़ेगा। राजीव जी, 4-5 महीने भी नहीं है दीपक जी। 4-5 महीने में तो इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, जितने चुनाव हैं। अप्रैल मई में अगर जैसे इलेक्शन 2019 और उससे पहले इलेक्शन हुए हैं, उस हिसाब से तो 4-5 महीने में, चौथे और 5वें महीने में ख़त्म होंगे इलेक्शन। 5वां महीना यानी कि मई का महीना होगा, और उस समय रिजल्ट के साथ नई सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अब यहाँ से आगे 3-4 बातें सामने आती हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका स्वागत करता हूँ, और सीधा अमलेंदु जी के पास आऊँगा, फिर राहुल जी आपके पास आता हूँ। सवाल यहाँ 2-3 हैं। एक ये सवाल है कि विपक्ष जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और वाजिब चर्चा है, जिसमें विपक्ष की गतिविधियां जो चल रही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हम सत्तारूढ़ दल बीजेपी जो है वो कितनी मजबूती के साथ अभी टिका हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये भी कर रहे हैं कि अब क्या बीजेपी के अंदर जो बागी तेवर हैं वो और मुखर होंगे, इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा हमारे तमाम साथी, दर्शक साथी कर रहे हैं लगातार, वो चर्चा है कि आप लोग कितनी भी चर्चा कर लो, कितनी भी बातें कर लो, लेकिन ईवीएम, जिसके बारे में अनिल सिन्हा जी कह रहे थे, ईवीएम अगर सामने है और जिस पर भरोसा नहीं है, तो सारी चर्चाएं आपकी किनारे, और जीतेगा तो ईवीएम ही। ये भी एक चर्चा। लेकिन खैर, ईवीएम को अभी थोड़ा किनारे रखते हैं और वाजिब चर्चा पे आते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, ये बहुत सारी बातें आ रही हैं जिसमें हम वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहे हैं। रमन सिंह भी हो सकता है कल को बागी तेवर दिखाएं, हालांकि उनको ठीक ठाक काम मिल गया है, और अनिल सिन्हा जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को। और उधर शिवराज सिंह चौहान की जो उनका जो एक तेवर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी बागी जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि अपनी मजबूती वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कल वो विदिशा में थे अपने क्षेत्र में, और वहाँ भी उन्होंने दिखा दिया। इन सब के बावजूद हम लोग याद कीजिए कि पहले गडकरी साहब की खूब चर्चा करते थे। गडकरी भी बागी वाले तेवर में नजर आ रहे थे। आजकल शांत हैं, क्यों चुपचाप है नहीं समझ में आता। लेकिन इन सब के बाद भी क्या, जब रिजल्ट आता है, अभी 5 राज्यों के चुनाव में हम लोग भी चर्चा यही कर रहे थे ना कि एक आध राज्य मिल जाए बीजेपी को तो मिल जाए, लेकिन बाकी 4 राज्य तो किसी भी हाल में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। 4 में से 3 तो बिल्कुल ही कांग्रेस के पक्के थे, जिसमें ये 3 नहीं तो ये 2 तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल ही पक्का दिखाई देता था, और साथ साथ तेलंगाना तो था ही। तो 3 राज्य बिल्कुल 100% पक्का बोलते थे हम, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ऐसे में 2024 के चुनाव को कैसे देखा जाए, और यहां पर जो चर्चा हम कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, उसमें ईवीएम को बार बार जोड़ने की जरूरत क्यों आ रही है? और यहां से भरोसे की बात जो 19 तारीख को, आज से 4 दिन बाद जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक पर निगाहें क्यों टिकी रहनी चाहिए कि 3 बजे जो बैठक है उस बैठक में कम से कम ईवीएम के मुद्दे पे भी विपक्ष चर्चा करेगा। नहीं तो फिर आप कितनी भी रैलियां करते रहो, कुछ भी करते रहो, और यहां आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। हमारे एक साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैं अपने लोगों से पूछा कि वोट दे के गए, तुम वोट दे के आए उनको, तो फिर तुम्हारी सरकार नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उनको वोट नहीं दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे जीत गए। तो ये जो अविश्वास है, ये दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए यहां 2024 को? फिर
राजीव जी, मुझे लगता है कि ये अविश्वास दूर करना सिर्फ विपक्ष का ही काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का भी काम है। क्योंकि अगर जनता के बीच ये अविश्वास पैदा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मत नहीं दिया है और मशीनों ने मत उगल दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़कर के चाहिए कि वो कहे कि नहीं, हम जनता ने हमको मत दिया है और आइए हम किसी भी तरीके से चुनाव को तैयार है, ईवीएम हट करिए, हम भी मांग करते हैं ईवीएम हटाई जाए और बैलेट पेपर से हम चुनाव के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी का जनता में इतना रसूख है और ये ईमानदारी के साथ जीत हुई है, इसमें मशीनों का अगर कोई रोल नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ के ये चैलेंज खुद करना चाहिए कि हाँ, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बातें कर रही है वो ईवीएम पे ही भरोसा है उसको, और बैलेट पेपर से चुनाव पे उसको भरोसा नहीं है। आप देखिए राजीव जी, अमेरिका में मोदी जी के मित्र ट्रंप साहब जो हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव होता है उसमें हार जाते हैं और वो मांग करते हैं कि वहां ईवीएम से चुनाव कराई जाए। तो ये क्या है, अब ये तो ये जानने, मतलब जिसका भी माया है, प्रभु की माया है कि मशीनों की माया है, वो तो जिसकी भी माया है वो जाने। लेकिन ये सवाल जो है निश्चित तौर पे ईवीएम के ऊपर उठते हैं। तो अब ईवीएम से हटकर के राजीव जी की बात कर ली जाए, मुझे लगता है कि जो 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, उसमें निश्चित तौर पे स्वच्छ और साफ और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए इंडिया गठबंधन को हर स्तर पे प्रयास करना चाहिए। चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे अदालत जाना पड़े, चाहे चुनाव आयोग के दरवाजे पे जाना पड़े और कहना पड़े कि नहीं, हम जो है वो ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, और अगर होगा तो हम बहिष्कार करते हैं। चाहे इस हद तक जाना पड़े, चाहे इस हद तक जाना पड़े कि अगर ईवीएम चुनाव होगा तो हम सब इस्तीफा दिए देते हैं अभी संसद की संस्था से, जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे इस हद तक जाना पड़े। क्योंकि अगर इसी तरीके से चुनाव होना है तो फिर कुछ भी आप रस्म और रिवाज करते रहिए, तो जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन इससे अलग हट करके राजीव जी, जहां तक राजनीतिक मुद्दों की बात है, मुझे लगता है कि जो विपक्षी गतिविधियां बढ़ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। 19 तारीख की बैठक में ईवीएम का मसला भी उठ सकता है और ये मसला भी उठ सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसकी जमीन पर ही घेरा जाए। अगर ईवीएम की बात भी है राजीव जी, तो इसकी गड़बड़ियों के बावजूद अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अगर सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही प्रतिशत मतों का अंतर है, और कुल मिलाकर के अगर 5 राज्यों की बात की जाए तो कांग्रेस को अगर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मत मिलता है और लगभग 40% के आसपास मत मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार 37% के मतों पर बनाती है पूरे देश भर के, अगर आप आंकड़ा जोड़ लीजिए, इसका मतलब कि कांग्रेस को इस हिंदी पट्टी में भी जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मत प्रतिशत मिला है। इसके बावजूद, सारी चीजों के बावजूद, तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम चीजों के बावजूद, जो हेराफेरी के आरोप है, प्रशासन को मैनेज करने के आरोप है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे संदेह के आरोप है, इन तमाम आरोपों के बावजूद विपक्ष जो है इस हिंदी पट्टी में भी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि अपनी अंदरूनी चीजों से निपटने के अलावा अब जो चीजें उठेंगी उसके अंदर, वो तो उठेंगी, राजस्थान में भी उठेंगी, मध्य प्रदेश में भी उठेंगी, छत्तीसगढ़ में भी उठेंगी। इनके अलावा भी जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिस तरीके से सामने से टक्कर देने की कोशिश हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ टिकती है। मध्य प्रदेश में राजीव जी, समाजवादी पार्टी ने भले ही जो है वो कुल मिलाकर के अपना कुछ प्रदर्शन अच्छा नहीं किया हो, बुरा प्रदर्शन रहा हो, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की बात जो थी वो तो परसेप्शन खराब हुआ एक तरीके से देखा जाए। इसी तरीके से राजस्थान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन में होती हुई अलग चुनाव लड़ी वहां, और उसने वहां कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचाया। ऐसा नहीं कि उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने वहां कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान भी पहुंचाया। उसके प्रत्याशी कई जगह अच्छे मतों के साथ आए, पहले उनके विधायक भी वहां कई हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें अगर एकजुट होकर के लड़ा जाता तो इसके भी कुछ और परिणाम हो सकते, परसेप्शन तो बन ही सकता था, ये एक बात हो सकती है। मुझे लगता है कि ये भी अब जो है गठबंधन के अंदर बैठ करके जब बड़े नेता सब बैठेंगे, उनके अंदर ये चर्चा होगी कि जिस तरीके से मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये एक संदेह फैलाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, उसके अंदर चीजें दरार पड़ी हुई है, ये सब है, इसका भी निराकरण किस तरीके से किया जाए, ये होगा। 2 बयानों पर राजीव मुझे लगता है ये बहुत गौर करने की आवश्यकता है। एक तो सीताराम येचुरी का और दूसरा अखिलेश यादव का। सीताराम येचुरी का स्पष्ट बयान है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी को हम हराने के लिए एकजुट है। अखिलेश यादव का भी एकदम बयान आ चुका है कि इंडिया गठबंधन एकदम मजबूत है, जो पुरानी बातें थी पुरानी बातें गई, भूली बिसरी हो गई, इस चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और एकजुट होकर के हम लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे गठबंधन होना ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सारी चीजें स्पष्ट है। तो जब गठबंधन के दलों के अंदर जिनके ऊपर आपको ये लगता था
कि ये लोग अलग छिटक सकते हैं या इनके मतभेद हैं केरल को लेकर के, खासतौर से ताकि वहां कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने होगी, उत्तर प्रदेश में कैसे समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, मध्य प्रदेश में इतनी सारी चीजें हुई। जब ये सारी चीजें दरकिनार करते हुए दोनों पार्टियों के बड़े नेता जो है माकपा के और समाजवादी पार्टी के, उनके इस तरीके के बयान आ चुके। ममता बनर्जी का महुआ मोहित्रा के बर्खास्तगी के बाद तुरंत बयान आ चुका इंडिया गठबंधन को लेकर के। जब ये सारी चीजें आ चुकी तो मुझे लगता है कि कहीं कोई गठबंधन में क्या सीट अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से होगा, इसको लेकर के मुझे लगता है कि कोई संशय नहीं होगा। वो अंदर की चीजें हैं कि वो जाहिर बाहर आकर के नहीं बताया जाएगा। अखिलेश यादव ने भी एक चैनल पे कहा कि जो अंदर की चीजें वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है आपको मैं आकर बताऊं। तो जाहिर बात की मीडिया में आकर के कोई नहीं बताएगा कि हमने अंदर क्या बात देखी, किस तरीके से हमारी सीट शेयरिंग हो रही है या हम किस रणनीति के तहत जा रहे हैं। जो बात होगी वो इस पे होगी कि परसेप्शन किस तरीके से बनाया जाए और परसेप्शन में किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी से आगे जाए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि उसने तीनों हिंदी राज्यों में जो है वो जीत हासिल कर दी और यहाँ से कांग्रेस का सफाया हो गया है और यहाँ तो मोदी जी को हराने वाला ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस परसेप्शन से लड़ना इंडिया गठबंधन का खासतौर से पहला दायित्व होना चाहिए कि इससे कैसे लड़ा जाना है, परसेप्शन कैसे बनाया जाना है। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं में भी जो नैराश्य है, जो एक निराशा का भाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के बनाए परसेप्शन की वजह से। इसलिए नहीं है कि उनका कार्यकर्ता जो है वो घर बैठ गया है, वो अब लड़ाई लड़ने की तैयार नहीं है। वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है, जनता भी नहीं चाहती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया के तरीके से जिस तरीके से एक बनाने की कोशिश कर रही है परसेप्शन, उस परसेप्शन से कैसे लड़ा जाना है, इसको लेकर के मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को खासतौर से विचार करना होगा। और जो भी रास्ते हो सकते हैं विधि सम्मत, उनके जरिए जो है इसके बीच जनता के बीच जाना होगा और एकजुट होकर के इस पे अब ध्यान देने की आवश्यकता है। रैलियां हो किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए, क्या क्या कार्यक्रम हो, क्या क्या आंदोलन हो, इन सब पे मुझे लगता है चर्चा होगी। और ये बात ध्यान में रखते हुए कि क्या 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी या 24 जनवरी या 26 जनवरी को क्या चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो इसकी तैयारी इस गठबंधन को पहले से करनी होगी। मुझे लगता है 19 तारीख को इस पे भी चर्चा होगी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आर पार की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। राजीव जी, विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है, लेकिन कितनी मजबूती के साथ ये भी देखना होगा। और एक बात आप जब रख रहे थे तो उससे मुझे जरूर ध्यान में आ रहा था कि शायद विपक्ष ने एक मौका गंवा दिया। इन 5 राज्यों में अगर साथ साथ लड़ लेते, इंडिया गठबंधन साथ साथ लड़ लेता, तो एक टेस्ट भी हो जाता कि कितना इंटैक्ट हैं। और उसके बाद बड़ी लड़ाई में, बड़े एग्जाम में जाने से पहले एक तैयारी भी इनकी हो जाती। उस मौके को गंवाकर अखिलेश बकिलेश कह के या कुछ ऐसी बातें रखकर, हालांकि अखिलेश यादव के ऊपर कितना असर पड़ा ये बाद की बात है, लेकिन मीडिया ने इसको उस हिसाब से दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद चुनाव के बाद जो कुछ हुआ, परिणाम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो कुछ सामने आया है वो आप लोग देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव का उस इंटरव्यू को मैं भी देख रहा था, जिस चैनल पे वो बैठ के कह रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी बातें बहुत खुल के अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी हैं और कांग्रेस के नेताओं ने भी बहुत खुलकर बात रखी है। और जिसमें कन्हैया कुमार से लेकर पवन खेड़ा तक इन तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और ज़रूरत भी है। लेकिन राहुल लाल जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें, और एक इम्पॉर्टेंट बात और रख रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, 22 तारीख को 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये बात लगातार सामने आ रही है। और अगर घोषणा हो सकती है राम मंदिर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा, का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की ठान कर बैठे हैं। और इन 3 राज्यों में खासकर आप देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में उसी मुद्दे को सामने लाने की कोशिश भाजपा करती रही। चाहे कन्हैया लाल हत्याकांड हो, चाहे उधर छत्तीसगढ़ में राम का नाम वहाँ दोनों पक्षों से, और वहाँ पर एक घटना घटी थी, उसको लेकर कितना ध्रुवीकरण करने, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा सा प्रदेश और बहुत छोटी आबादी अल्पसंख्यकों की, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कुछ कुछ करने में वो सफल हो गए। मध्य प्रदेश में भी वही हाल। तो ये बीजेपी ने इस चीज को तो आगे बढ़ा दिया है। और अगर ऐसा है तो यह भी तय माना जाए कि 22 तारीख के बाद, यानी 22 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 26 जनवरी के बाद, गणतंत्र दिवस के बाद हो सकता है कि ऐसी घोषणा हो जाए। तब आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे पर विपक्ष को
आगे बढ़ते हुए, जहां हिंदुत्व का मुद्दा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जो हैं वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो बात करते हैं ओबीसी या जाति आधारित जनगणना की, इन तमाम मसलों को वो बात करते हैं, रोजगार की, वो बात करते हैं महंगाई की। ये मुद्दे तो लोग कहते हैं फिर गौन, फिर इन मुद्दों की चर्चा ही नहीं होती है। और विपक्ष ने इन मुद्दों को रखकर, सामने रखकर चुनाव लड़ा। अभी 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा राहुल गांधी लगातार आदिवासियों, दलितों और ओबीसी की बात करते रहे। लेकिन अब मीडिया का एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि आपके तमाम मुद्दे वहीं गौण हो जाते हैं, वहीं खारिज हो जाते हैं जब इन राज्यों में बीजेपी जीत कर आती है। कैसे देखा जाए इसको? एक बड़ी चुनौती है। देखिए, ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन के मामले में काफी आगे रहती है, और वो 24/7 चाहे प्रधानमंत्री हो, पूरा कैबिनेट हो, वो कामकाज छोड़ के इलेक्शन के मुद्रा में ही होती है। तो ये एक उन्होंने भारतीय राजनीति में चुनावी प्रबंधन में एक नया रूप स्वरूप रखा है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज की विपक्षी दलों के साथ एक भेदभाव की स्थिति होती है, वो भेदभाव खत्म होने वाली भी नहीं है। उन चुनौतियों के बीच में विपक्ष को अपना रास्ता रखना। मैं मानता हूं कि इन 3 राज्यों में जरूर जो है कि कांग्रेस को हार मिली है वहां पे, लेकिन जो कांग्रेस के मुद्दे थे, जो विपक्ष के मुद्दे थे, जो टीम इंडिया के मुद्दे थे, वो उन मुद्दों को भी जनता ने अस्वीकार नहीं किया। अगर 40% वोट शेयर बना हुआ है और उन मुद्दों के साथ भी, इसका मतलब है कि वो मुद्दे अभी भी काफी ज्यादा प्रभावी मुद्दे। अब मैं मानता हूं कि देखिए, एक बेहतरीन आदर्श स्थिति तो यह होती कि इन 5 विधानसभा चुनावों में टीम इंडिया एक गठबंधन के रूप में जाती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक एक तरह से तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की घोषणा नहीं हुई थी, बीजेपी के जो निचले स्तर पर जो तमाम जो नेता हैं वो काफी कॉन्फिडेंस में थे चुनाव के जीत के बाद कि 2024 तक क्लीन स्वीप वाली स्थिति होगी। लेकिन जिस तरह से मोदी और अमित शाह जी ने बिल्कुल अपने कठपुतलियों को तैनात किया है निचले स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर पे भी डर व्याप्त है कि वहां पे क्या परिस्थितियां होंगी। जो लोकसभा चुनाव में जाएंगे लोग, जिन नामों से लोग परिचित नहीं है, उनको मुख्यमंत्री का जो है कि उनको सेहरा पहना दिया गया है उन्हें। तो ये एक बीजेपी ने जो है कि कहते हैं कि जीत के बाद का एक ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या से भारतीय जनता पार्टी अभी जरूर जो है कि मुझे लग रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आई है। कम से कम कांग्रेस की हार हुई है, टीम इंडिया जो है तो सतर्क है इस समय। तो उस सतर्कता के साथ अगर वो मुख्य चुनाव में जाएगी तो वो उसे कहीं कहीं हमें लग रहा है ये टीम इंडिया के लिए प्रथम दृष्टया अभी तमाम लोगों को लग रहा होगा कि टीम इंडिया कमजोर है तमाम तरह की चीजों से, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही टीम इंडिया की ताकत बनने जा रही है आगे आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव का समय काफी कम है। तो एक तो टीम इन राज्यों में हार, और दूसरी चीज कि सत्तारूढ़ पार्टी का रवैया देखिए आप, चाहे महुआ मोइत्रा के मामले में आप देखिए, उस समय में उन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट किया। ममता बनर्जी के सुर देखिए उसके कैसे थे राजीव जी, और महुआ मोइत्रा के घटनाक्रम के बाद उनके सुर कैसे बदले। तो आपने जिस तरह से अचानक से उनको निष्कासित कर दिया वो मामला, उसके बाद आप देखिए कि सदन की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, सदन की सुरक्षा चूक होती है। विपक्ष अगर इस मामले को लेकर सवाल पूछता है कि आपके सदन में कैसे सुरक्षा की चूक हो गई, विपक्ष के 15 सांसदों को आप सीधे निष्कासित कर देते हैं गाजर मूली की तरह। तो ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो बीजेपी का रवैया है, मुझे लग रहा है कि समय कम है, लेकिन इस कम समय में बीच भी टीम इंडिया को जोड़ने के लिए, कहते हैं कि उसको चट्टानी एकता प्रदान करने का काम अगर कोई करे, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं कहीं से भी तनिक तौर पर भी आगे आए, बीजेपी वो मौका नहीं देती है अपनी दमनात्मक नीतियों के माध्यम से। वो स्पष्ट कर देती है कि आप एकजुट नहीं होंगे तो आपका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और ये चीज है कि आज कांग्रेस सहित तमाम लोगों को, देखिए कांग्रेस के तो मुद्दे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से वो मुद्दे उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके साथ अब मजबूती से दूसरे क्षेत्रीय दलों को जुड़ना पड़ रहा है। मुझे इसलिए पूरा विश्वास है कि 19 दिसंबर के जो बैठक होगी वहां पे हम लोगों को कुछ ना कुछ नई चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए समय कम है, कम समय में वो कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे, जनता के बीच अपने मैसेज पहुंचाएंगे, इन चुनौतियों के लिए रास्ता उन्हें निकालना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी आपको एकजुट करने के लिए बात भी कर रही है। हमें अभी भी याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में एक बयान दिया था राजीव जी कि विपक्ष को तो हम एकजुट करके ही छोड़ेंगे। भले उन्होंने मजाकिया बयान दिया था, लेकिन स्थिति वही है कि आप थोड़ा भी विरोध का स्वर सुनने के लिए तैयार नहीं है। कभी चाहे आपके अपने सत्ता तंत्र में कमियां, आप सदन की जो व्यक्ति, जो गृह मंत्री सदन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, अब वो इस देश की सुरक्षा की क्या गारंटी लेगी। विपक्ष को तब यह मुद्दा लेके जाना चाहिए कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी जिसे मुख्य मुद्दा बनाती है, वो सदन की सुरक्षा करने में विफल होती है। आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं कि 2001 में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन था,
तब भी जो है कि सदन के ऊपर हमला हुआ और अभी भी सदन की सुरक्षा में जो है कि ये चूक नजर आ गई है। विपक्ष लगातार समझा रहा था कि भाई नया सदन जो संसद बिल्डिंग है वहां पर सुरक्षा चूक की पूरी संभावना है और वो प्रमाणित हो गई। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो सरकार के सामने में समस्या बनी हुई है। मैं जब फील्ड में था राजीव जी, हम लोग तमाम लोग फील्ड में थे। फील्ड में देखिए लोग लगातार महंगाई के बहुत गंभीर मामला मान रहे थे और भारत के ग्रामीण क्षेत्र में देखिए महंगाई इसका पहले भी कई बार बढ़ते हुए देखी है हम लोगों ने, लेकिन उस महंगाई का असर केवल और केवल भारत के शहरी क्षेत्र में होता था। लेकिन अब भारत के ग्रामीण क्षेत्र तक में यह गूंज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार आती है तो गैस सिलेंडर के दाम 2000 पार कर जाए तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं, चूंकि लोगों ने 1200 तक के गैस सिलेंडर देखे। तो ये सब मुद्दे हैं लोगों के जहन में और हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यह भी चीज सोचा है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं, वहां पर केंद्र सरकार के निर्णयों की समीक्षा और उसके ऊपर तमाम तरह की चीजों के ऊपर वोटिंग वो लोकसभा के चुनाव में करेंगे। यहाँ पे विधानसभा चुनाव के मामले में उन्होंने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को उन्होंने कई जगह पर वरीयता दिया है। अब आप सोच के देखिए, आज इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं कहूं, इन्होंने देखिए मीना समुदाय ने कितना ज्यादा आवाज उठाई थी कि करोड़ीलाल मीना को मुख्यमंत्री बनाया जाए या कम से कम मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप पूरे समूह में देखिए नाराजगी छाई हुई है, गुज्जर समूह में देखिए बड़ी भयंकर नाराजगी छाई हुई है कि उधर जो उनका कुछ वोट प्रतिशत जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था वह असंतुष्टों का बहुत बड़ा सा समूह लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है राजीव जी, यही कारण है कि वह राम मंदिर का मामला उठा रही है। चुनौती यह है कि कम से कम 2 प्रदेश जहां तक कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर डिलीवरी सिस्टम काफी मजबूत थी। अब तमाम योजनाएं जैसे जैसे ध्वस्त हो रही है कांग्रेस सरकार की, अभी तक तो उनको मौका मिल रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं चुन के आए हैं। मुख्यमंत्री किन मुद्दों पर अगर वो उसी तरह से डिलीवरी नहीं करेंगे तो फिर सवाल उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपके 450 रुपया वाले गैस सिलेंडर है कहां। तो ये कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फंसी हुई है। वो अगर लागू भी करती है तो तब भी पूछे जाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं हो रहा है। लागू नहीं करती है तो फिर तो आप अपने वादे करते हैं। उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि हम मीट मछली की दुकान बंद करा देंगे, वो तो उनके ध्रुवीकरण के वादे जो अचानक से प्रकट होता है वो वादे थे राजीव जी उनके। तो इसलिए मुझे अभी भी दिख रहा है कि बीजेपी से आर पार के पूरे तैयारी में है इंडिया गठबंधन। कम समय के बावजूद भी ये लड़ाई, चूंकि जनता खुद सामने में फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ रही है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट का मामला है। बिल्कुल प्लस पॉइंट का मामला क्या है। लेकिन एक मीनू जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, बहुत शानदार चर्चा इसमें आप लोग अपने विचार रख रहे हैं। मीनू जी, क्या इन तीनों राज्यों को देखा जाए जिसमें 2 राज्य बहुत सही कह रहे थे राहुल लाल जी की, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों में कांग्रेस की सरकार, दोनों की योजनाएं ग्राउंड पे थी, धरातल पर थी और डिलीवरी सिस्टम बहुत शानदार था। लेकिन अब उन योजनाओं में भी ब्रेक लगना ही है क्योंकि सरकार बदल चुकी है। दूसरी तरफ उधर लाडली बहना योजना पर भी ब्रेक की बात खबर आ रही है मध्य प्रदेश में, जिसके बल पर, जिसके दम पर शिवराज सिंह चौहान इतनी बड़ी जीत लेकर के आए। जीत तो उनके नाम ही दर्ज होगी क्योंकि वहां शिवराज सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। कॉन्फिडेंट बीजेपी इस दम पे है कि नहीं अगली सरकार तो तीसरी बार हम ही बना रहे हैं। बीजेपी के लोगों से बात कीजिए तो वो अब बोलते हैं कि नहीं अब की बार तो 400 के पार। ये नहीं समझ में आता है। आपके बाद फिर अनिल सिन्हा जी से भी समझना चाहूंगा, आप तमाम साथियों से समझना चाहूंगा, आप लोगों के विचार जरा मैं सुनना चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा कहां से है? वो जो ब्लफ खेलने वाली स्थिति है यहां पे, या कुछ और चल रहा है? जी देखिए, यहाँ ये जो कि भाई आएंगे ही हम ही आएंगे, आएगा तो मोदी ही, कुछ भी कर लो, सब जगह ये एक बड़े तकिया का नाम है इन लोगों का, देते ही रहते हैं। देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो हम लोग भी एनालिसिस करते वक्त कहते हैं इस बात को कि जो मतदाता है वो विधानसभा और केंद्र के राज्य चुनाव के समय अलग अलग तरीके से वोट करता है। तो इसलिए 2018 में कांग्रेस जीती थी 3 राज्य, लेकिन उसके बावजूद सेंटर में हार गई थी। तो अगर अलग अलग तरीके से मतदान करता है मतदाता, तो इस बार का मतदान उलट होना चाहिए केंद्र में। इन 3 राज्यों के जो मतदाता है उनको सेंटर में बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मोदी के मतलब हम इतने प्रभाव में रहते हैं, जैसे काला जादू सा कर रखा हो किसी हमारे ऊपर भी, सबके ही ऊपर, कि वो इतने प्रभाव में रहते हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ,
जैसे आपने कहा कि अभी लाडली बहना बंद करने की बात है और 2 राज्यों में भी बंद करने की बात है। देखिए ये बंद करेंगे और वहां पे उनको पिंच लगेगा जनता को तुरंत। तो आपको याद होगा मोदी ने बहुत शुरू में जब राजस्थान का कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, हम जारी रखेंगे। तो मोदी का क्या है कि वो 2019 तक तो बहला के रखेंगे पब्लिक को, उसको जारी रखेंगे तीनों राज्यों में। वहां लाडली बहना जारी रहेगी और छत्तीसगढ़ और उसमें वहां जारी रहेगा। और उसके बाद क्योंकि वहां जारी रहेगा तो जिस मकसद से ये तीनों राज्य जीते गए हैं वो मकसद उनका पूरा हो जाएगा और उसके बाद वो एक झटके से बंद कर देंगे। क्योंकि ये पब्लिक जो है वो अगेन फिर पता नहीं किस प्रभाव में है कि चू नहीं करती है, कुछ भी हो जाए, रोजगार मिले ना मिले, महंगाई हो बढ़ती रहे लगातार, तेल 100 रुपए लीटर पेट्रोल डालवाते रहे, 200 रुपए किलो तेल सरसों का खाते रहे, जीरा खाते रहे 600-700 रुपए किलो का, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे कि मतलब पहले कहां प्याज के मुद्दे पे पब्लिक सड़क पे आ जाती थी। दिल्ली में याद होगा सबसे पहली सरकार थी मेरे ख्याल से दिल्ली की मदन लाल खुराना की जो प्याज के मुद्दे पे हार गई थी कि महंगा हो गया प्याज। अब यहाँ कोई असर ही नहीं पड़ता है, मतलब चर्चा ही नहीं होती है कि ये चीज महंगी हो गई है। या तो पब्लिक ज्यादा अमीर हो गई है या असर होना उनके ऊपर दिया धर्म का। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली वही कि धर्म का मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा, वही हिंदू मुसलमान इनके पास अल्टीमेटली रह तो यही जाता है। देखिए साउथ इंडिया में तो चलेगा नहीं ये मुद्दा इनका, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अब लगता है कि अभी भी चल रहा है इस तरह का अंडर करंट जो है, जो पब्लिक को दिमाग में अभी भी धर्म की तरफ ज्यादा झुकाव है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके बाद से जो माहौल इस देश के अंदर एक पूरा राममय हो जाएगा जो देश, तो मुझे तो लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन करते ही ये इलेक्शन की घोषणा कर दी जाएगी। उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे क्योंकि क्या मालूम कब कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाए और जो ये बनाया है मोमेंटम अभी तक 370 राम मंदिर और ये 3 राज्यों के चुनाव से वो कब ढह जाए। तो मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और वो इमीडिएट इलेक्शन की घोषणा करेंगे। अब इसमें जो ये राज्यों का मुद्दा क्या असर लाएगा मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि इनके राज्यों में भी शिवराज सिंह का जो के प्रति जो जनता उमड़ रही है वो वोट देने निकले या ना निकले या कुछ असर डाले, ये मुझे इस पे या वसुंधरा के मामले में मुझे इसमें शक नजर आता है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री नए नियुक्त किए गए उनके पास भी परफॉर्म करने के लिए दिखाने के लिए बहुत कम समय है भाई, 2-3 महीने में क्या करके दिखा देंगे वो। तो पब्लिक के पास कंपैरिजन के लिए है कि भी पहला वाला तो ये करके गया था, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा तो मोदी जी। आखिर ये नारा कैसे बुलंद हो रहा है अनिल सिन्हा साहब कि आखिर क्यों, और ये जो कॉन्फिडेंस है ये कॉन्फिडेंस लेवल आखिर क्यों है ये नहीं समझ पाता हूँ। और जब चुनाव का विश्लेषण करने बैठते हैं 2019 को देखते हैं तो 2019 में परिस्थितियाँ कुछ और बनी पुलवामा की घटना के बाद से, और उसके कारण आए मोदी जी और शहीदों के नाम पे वोट भी मांगे गए उस समय, ऑन रिकॉर्ड है इसलिए ये बात कह भी रहा हूँ जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी अब इस 3 राज्यों के चुनाव के बाद 400 के पार की बात अगर हो रही है तो ये कॉन्फिडेंस आपके नज़र से कहाँ से आ रहा है? नहीं, मैं ये इस नैरेटिव से सहमत नहीं हूं कि कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस मुझको लग रहा है कि बहुत कम हो गया है मोदी जी का। और मोदी जी सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ रहे हैं, वो भाजपा के अंदर से जो फाइट है, भाजपा अभी सबसे, हम लोग क्या है कि हमारा फोकस चूंकि विपक्ष हो जाता है तो हम बीजेपी पे नजर नहीं डाल पाते हैं। अभी सबसे अनस्टेबल पार्टी जिसको कहते हैं, डीस्टेबलाइज्ड ये वाली पार्टी है वो है बीजेपी। बीजेपी में और सबसे इनसिक्योर पर्सन पॉलिटिकली और मतलब पर्सनैलिटी वाइज मैं कह रहा हूं वो है मोदी जी। क्योंकि लोग जो है ये कोई भी जो कॉन्फिडेंट आदमी होगा वो इस तरह के व्यवहार नहीं करेगा। आप देख लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए, कोई भी घटना देख लीजिए, एक कॉन्फिडेंट लीडर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है पब्लिक को, विपक्ष को। तो ये कॉन्फिडेंट लीडर की पहचान नहीं है। तो एक तो ये है, दूसरा है क्या कि इतने इनसिक्योर हैं
बीजेपी के अंदर, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के अंदर इतने इनसिक्योर है कि शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं, जो कहीं से भी उनको चैलेंज नहीं दे सकते थे ये लोग, लेकिन उसके बावजूद वो जो है उन लोगों को किनारे किया उन्होंने। इसके पीछे एक ही फैक्टर है, उनको मालूम है कि जनता के बीच में जब ये लोग जाते हैं, या इवन रमन सिंह भी, वो जो तीनों लीडर्स हैं, या अभी जो 3 चुनाव हुए उसके संदर्भ में, ये सब के पास अपना एक चेहरा है लोग रीजनल लेवल पे, उससे वो फाइट कर रहे हैं। इससे मुझको लगता है कि अभी की स्थिति में देश का सबसे इनसिक्योर आदमी जो है पॉलिटिकली, वो है मोदी जी और अमित शाह। और ये इनसिक्योरिटी, आप इसको मैं एक्सपेंड करना चाहूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप एक्सपेंड करिए तो आप देखिए कि ऐसा कैसे होता है कि ईडी का जो प्रोग्राम बनता है, मतलब उसका जो ड्यूटी शेड्यूल, हमारे यहाँ जैसे आप कहते हैं ड्यूटी चार्ट बनती है, तो इलेक्शन रिलेटेड कैसे हो जाता है कि जैसे ही तेलंगाना में चुनाव है ईडी वहां पहुंच गई, जैसे ही चुनाव है छत्तीसगढ़ में वहां पहुंच गई, और पूरा का पूरा उनका ड्यूटी चार्ट जो बनता है वो इस तरह से बनता है जैसे कि इलेक्शन के ड्यूटी चार्ट के साथ साथ उनका ये कौन आपको लग रहा है कि सिक्योर आदमी का लक्षण है? एकदम नहीं। और ये आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंट आदमी का लक्षण है? कतई नहीं। ये निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का लक्षण है जो कि सिर्फ सत्ता के लिए ऑब्सेस्ड नहीं है, मतलब उसको आकांक्षा से सत्ता पर बैठे रहने की नहीं है, उसको डर भी है कि कभी भी सत्ता जा सकती है, और इस डर से इतने मतलब उसके दबाव में है वो कि ये सब हरकतें करते हैं। कोई कॉन्फिडेंट पॉपुलर लीडर ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा एक पॉइंट में जो अभी चर्चा चली है कि ये आएगा तो मोदी ही, एकदम नहीं। आप 2019 और इसमें फर्क समझ लीजिए। 2019 जो था वो राहुल गांधी एज ए लीडर, एक नेशनल लीडर के रूप में, आप कैसी छवि थी आपको याद होगा। आपको था कि उनको न विपक्ष तैयार था लीडर मानने के लिए, न कांग्रेस तैयार थी। कांग्रेस में G23 वगैरह आप देख रहे हैं, सब लोग कह रहे थे कि सोनिया गांधी लीडरशिप ले अपने हाथ में। तो इमर्ज किया वो उस शख्स ने जो कि मैं नहीं मानता कि कभी भी उसने कोई ऐसी ये वाली बात कही हो, कमजोर दिमाग, मतलब जिसमें कि बुद्धिमत्ता की कमी हो, ऐसा कभी लक्षण नहीं दिखा है। लेकिन एक ऐसा इमेज ऐसी बना दी गई थी। मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे आसपास के लोग थे वो कहते थे कि देखिए आप राहुल गांधी को बनाए रखिए और मोदी जीतता रहेगा। ये हर परिवार में बात होती थी। लेकिन उस आदमी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद से इतने एक मैच्योर, मतलब मुझको लग रहा है कि इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे मैं अपने मतलब राजनीतिक जो मैं प्रेरक हमारे लिए रहे हैं किशन पटनायक जी की बात का ये लूंगा, मतलब उनका विकल्पहीन नहीं है दुनिया। उन्होंने विकल्प दिखाया है राहुल गांधी ने कि ये भारत में ऐसा नहीं है कि विकल्पहीन हो गया है, जो मोदी ही रहेगा मोदी ही है, ऐसा है नहीं। वो दिखाया, उससे भी डरे हुए हैं। जिस तरह के प्रहार उन्होंने किए हैं मोदी जी पे, राहुल गांधी पे, उससे भी साबित होता है कि सबसे इनसिक्योर अगर कोई पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में अभी की तारीख में है तो वो है मोदी जी, और दूसरे नंबर पर अमित शाह है, जो कि आप देख चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने चुनाव का संचालन किए। कोई शुचिता नहीं, कोई नहीं। और तीसरा लास्ट फैक्टर, एक लाइन और लूंगा कि आरएसएस को आप इग्नोर मत करिए। आप जो ये कह रहे हैं कि जीत हासिल होती है, आरएसएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो जितना कुछ लोकतंत्र में आपको दिख रहा है क्षय होता हुआ, उसके पीछे आरएसएस है। इसके फाइट के लिए ये आप 2024 जीत जाइए, सरकार गिरा दीजिए, लेकिन ये जो संगठन है इससे लड़ने की लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। जो लोग भी चाहते हैं कि मतलब भारत में एक ऐसा मुल्क बने भारत जिसमें कि बराबरी और जो सांप्रदायिकता नहीं हो, जो जिसके लिए हम आजाद हुए और आजादी के बाद हमने जो मानदंड तैयार किए संविधान के जरिए, तो वो अभी जरूरत है, वो अगला है। लेकिन ये अभी है 2024 के बीच में भी आपको इसका काट निकालना पड़ेगा। ये 28 दिसंबर का जो नागपुर की रैली का फैसला है, मैं इसको बहुत
इसकी मतलब प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने वो जो जगह चुना है वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली। जी, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि कांग्रेस की एक महा रैली होने जा रही है नागपुर में 28 दिसंबर को, इसी दिसंबर 28 तारीख को, और कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस भी है उस दिन, फाउंडेशन डे ऑफ कांग्रेस पार्टी, और उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और उसी दिन एक महा रैली कांग्रेस करने जा रही है जहां लाखों, दसियों लाख लोग इकट्ठा होने की बात कह रही है कांग्रेस पार्टी, वहां होगी। और ये नागपुर जो है मुख्यालय है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और उस मुख्यालय वहीं से अगर आगाज होता है, चुनावी आगाज कांग्रेस पार्टी करती है। महाराष्ट्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर सेकंड मतलब सीटों के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 48 सीटें 48 सीट्स जो हैं महाराष्ट्र में। तो हर हिसाब से, हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डे 28 तारीख। लेकिन उससे पहले 19 तारीख, ये 19 4 दिन बाद, जब इंडिया गठबंधन की बैठक यहां दिल्ली में हो रही है अशोका होटल में, दिन में 3 बजे, और वहां से क्या कुछ निकलेगा इस पर चर्चा होगी। लेकिन बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां रख रहे थे अनिल सिन्हा साहब, और जो बात कह रहे थे कि सबसे ज्यादा इनसिक्योर्ड अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह, और सबसे ज्यादा मजबूती से कोई अगर फाइट दे रहा है, अगर इन लोगों को चुनौती पेश कर रहा है, तो वह है राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी की इन चुनौतियों से बीजेपी घबराई हुई नजर आती है? सुनील शुक्ला जी, जरा यह भी समझना चाहता हूं, अगर यहां पर बीजेपी कहीं लगती है घबराई हुई, इतनी सारी चीजें हो गई भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, राहुल गांधी को बाहर निकालना, फिर राहुल गांधी के अपने दम पर वापस आना, सदन की बात कर रहा हूं, और तमाम चुनौतियां पेश करना, और यहां अगर कहीं भी सहमी हुई, डरी हुई अगर नजर आती है तो 2024 का विश्लेषण करना, चुनाव का विश्लेषण करना और आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। सुनील शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख चुनौती कांग्रेस और राहुल गांधी ही है। यह बीजेपी ने उसी दिन से प्रदर्शित करना शुरू कर दिया जब 2014 में वो सत्ता में आई। उनको यह पता है कि यह अकेली पार्टी है जिसको जनविश्वास हासिल करने में बहुत देर नहीं लगेगी। एक विरासत इस पार्टी के साथ है, और इस देश की बड़ी जनसंख्या है जो जिसका इस पार्टी में विश्वास है। उनको इसीलिए आप देखिए, बहुत ही संगठनात्मक तरीके से, संस्थागत तरीके से राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया। आज तक आपने देखा है कोई राजनीतिक दल किसी एक राजनेता के पीछे इतना पड़ जाए, उसको पप्पू बना देना, उनके बारे में कहना कि एकदम रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, एक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, सत्ता में रहने के दौरान केवल इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भाई भतीजावाद किया है, इसके अलावा कोई तथ्य नहीं लेके आ पाए। लेकिन इस एक तरह का अविश्वमन करने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इस तरह की जो टिप्पणियां होती हैं, क्यों होती हैं? कि आप उनको विश्वसनीय बनाइए, कि उनको ये पता है कि कांग्रेस और कांग्रेस में राहुल गांधी, कि राहुल गांधी ने तो कभी समझौते के लिए तैयार नहीं हुए, अपनी आक्रामकता कभी कम नहीं की, अपने मुद्दों को नहीं छोड़ा, सरकार के ऊपर लगातार हमलावर रहे, अकेले आलोचक हैं जो देश और दुनिया में कहीं जाते हैं सरकार पे हमला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके ऊपर हमलावर है। उन्होंने कभी भी माने सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति ममता बनर्जी भी करती है, लेकिन उन्होंने कई बार संघ की तारीफ कर दी कि संघ ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कई बार कई नेता कुछ बोल देते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी जो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति करते रहे, उन्होंने 2014 का जब सत्र खत्म हो रहा था तो उन्हें इच्छा व्यक्त की थी कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। राहुल गांधी ने कभी भी न तो संघ के खिलाफ बोलना बंद किया और न ही सरकार के खिलाफ बोलना बंद किया, न मोदी जी के खिलाफ बोलना बंद किया। तो वह विपक्ष की राजनीति के अकेले चेहरा जिन्होंने न अपने मुद्दे को छोड़ा है, न अपनी आक्रामकता को छोड़ा है। और यह अगर कांग्रेस के साथ उसका जन समर्थन बना हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? आपने भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पूरे सरकार के बदौलत, सरकारी मशीनरी की ताकत से कांग्रेस को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर लिया। लेकिन अगर 40% जनता इस 10 साल के बाद भी कांग्रेस के साथ है, तो यह आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस की अपनी राजनीतिक कोशिशें ही तो हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और आज अगर इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, उसके बीच में, उसके केंद्र में कांग्रेस है। राजनीतिक लड़ाइयां इस सरकार के खिलाफ की और कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई है। अब इतना बड़ा लंबा 4 महीने तक का लंबा एक आंदोलन जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की राहुल गांधी ने, किसने किया? किसने अपने राज्यों में किया?
आप अब तेलंगाना को देखिए ना, तेलंगाना में अगर कांग्रेस, मैंने तेलंगाना एक अध्ययन का विषय है। राहुल गांधी की इस यात्रा को खत्म होने के बाद वहां के जो आज जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनकी यात्रा शुरू हुई, जो उससे पार्टी के अध्यक्ष होते थे, और लगातार उन्होंने यात्रा की तेलंगाना में, कभी नहीं छोड़ा, उस अभियान को नहीं बंद किया। परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस जो उस पार्टी को हरा करके सत्ता में चली आई जिसको श्रेय जाता है तेलंगाना का आंदोलन चलाने के लिए। आप याद कीजिए 2009 में जब केसीआर का आमरण अनशन हुआ था, पूरे प्रदेश में कितनी उसकी चर्चा थी, बावजूद इसके कांग्रेस ने उसको छीन लिया और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प नहीं बनने दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ एक विकल्प बनती नजर आ रही थी। बड़े और 4 लोकसभा की सीटें जीती, 48 हैदराबाद नगर निगम के वार्ड जीते, पर एक ऐसा लग रहा था कि जो वैकोम है केसीआर के खिलाफ वो भारतीय जनता पार्टी भर देगी। लेकिन कांग्रेस ने उस पूरे के पूरे आंदोलन को अपने पक्ष में कर लिया, और वह उसकी राजनीतिक सक्रियता थी और उसके साथ जो विरासत थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी हमेशा से कांग्रेस का अपना एक संगठन रहा है, लेकिन इस इलाके में कभी कांग्रेस बहुमत में नहीं आई। तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस को कभी बहुमत मिला जब वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था तब भी, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक आंदोलन चलाया, अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता जो उसके पास थी उस विरासत को लेकर आगे बढ़ी, सत्ता में आ गई। ये बीजेपी को है, ये बीजेपी को अच्छे से पता है कि अन्य की राष्ट्रव्यापी पैन इंडिया असर केवल कांग्रेस का है। पैन इंडिया समर्थक इनके पास है, 5 हो, 10 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, जितने भी हो, लेकिन हर जगह इनके समर्थक है। तो ये कांग्रेस के पास है, और उस कांग्रेस की उस लेगेसी को आगे ले जाने का जो श्रेय जाता है वो राहुल गांधी को जाता है आज की तारीख में। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के साथ बीजेपी के सामने राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती है। और आज क्यों ये बात कही जा रही है कि विपक्ष की राजनीति कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। अगर आप कांग्रेस को साथ नहीं रखते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे होते हैं। आखिर जब तीसरा मोर्चा बनाने की बात की जा रही, आखिर बीआरएस को क्यों उनके ऊपर ठप्पा लग गया कि बीजेपी के साथ है? क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जो कोई भी कांग्रेस से अलग नहीं जाएगा, जाने के लिए तैयार नहीं होगा, वह बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, भले वो अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करे। आज कांग्रेस ने जो विश्वसनीयता कायम की है, उस विश्वसनीयता को और सघन, प्रभावी और चुनावी राजनीति में परिणामदायक बनाने की जिम्मेदारी इंडिया दल समूह में शामिल सभी दलों की है। अगर आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग, अगर आम आदमी पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़े होते, वोट बहुत नहीं बढ़ना था, 0.5% वोट भी नहीं मिला है किसी को, सबकी जमानत जब्त हो गई है, लेकिन एक नैरेटिव बनता, और वह लोग जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग वैकल्पिक राजनीति की तलाश में हैं, उनका भी विश्वास बढ़ता कि राजनीतिक दल बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपना जन समर्थन बरकरार रखा, उसका जन समर्थन तो खत्म नहीं हुआ, उसका वोट प्रतिशत जहां का तहां है। इसलिए स्थिति है कि कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता और विपक्षी विश्वसनीयता, आज जो भारतीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, नारा तो बंद हो गया। ये जो बीजेपी के लोग पूछते थे कि विपक्ष कहां है, वो सदन से विपक्ष को निलंबित करने लगे। अब 2019 से जब से सरकार बनी है, 70 से अधिक शासनों का निलंबन हुआ है, इतिहास है। कहां ले जा रहे हैं आप? तो स्थिति क्या है कि आप, लेकिन इस पूरे के पूरे माहौल को चुनावी राजनीति के में मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी सबके ऊपर है जी। और यह राजनीतिक सक्रियता जो आप बता 19 हो, फिर कांग्रेस की सभा हो, यह लगातार चलते रहने की आवश्यकता है। और आज भी इस देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है, उस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते, उनके लिए प्रिय नहीं है वो। लेकिन विकल्पहीनता में, जैसे मैं बता रहा हूं कि हैदराबाद में विकल्पहीनता में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, और आप विकल्प हैं यह विश्वास दिलाने में विपक्ष के लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। यह आसानी से और स्वतः होने वाला नहीं है कि बीजेपी जो बात कही अनिल जी ने कि संघ की उपस्थिति से आप इनकार नहीं कर सकते। संघ का संगठन है, मजबूत संगठन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराजय है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके विकल्प में लोग खड़े नहीं हो सकते। एक संगठन मजबूत है, मजबूती के साथ खड़े हैं, और लोग भी उनके साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल केवल यही है कि आप अलग अलग होकर के इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। जी
जी बिल्कुल, अलग अलग रह के लड़ाई को नहीं लड़ सकते और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से आगे बढ़ता है ये 19 तारीख के बाद जो इनका रोड मैप होगा वो सामने ज़रूर आएगा। और राहुल गांधी इसके सेंटर पॉइंट में हैं, ये साफ हमारे तमाम साथी और खासकर अनिल सिन्हा जी और उनके बाद सुनील शुक्ला जी, ये दोनों अपनी बात रखने में ये बात ज़रूर रख रहे हैं कि राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में नज़र आ रहे हैं। क्या राहुल लाल जी, क्लोजिंग कमेंट आपके पास आना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि यहाँ दो अलग अलग मसले, एक तरफ बीजेपी और बीजेपी की कमजोरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहाँ कमजोर हैं वो, और साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस मजबूती के साथ सामने नजर आ रही है? जरा आपका विश्लेषण, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, जब हम लोग ये स्लोगन कहते हैं कि आएगा तो मोदी, तो मुझे फिर 2004 के चुनाव याद आ जाते हैं राजीव जी की शाइनिंग इंडिया की जो चमक दमक थी, और सब लोग उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रशंसक होते थे वो तमाम लोग उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे और उनको अपराजेय बताते थे। लोग कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दौर अलग था, आज का दौर अलग है, लेकिन उसमें भी शाइनिंग इंडिया को हम लोगों ने देखा पूछते हुए, जबकि कि विपक्ष में किसी का नाम नहीं था, यानी कि बिना किसी चेहरे के विपक्ष गया हुआ। तो इसलिए आएगा तो मोदी, अब ये नारा कब जाएगा तो मोदी, ये बदलने में जब जनता निर्णय लेती है तो नारा आएगा आएगा के शब्द के जगह पे जाएगा कभी भी लग सकता है, और वो लग भी जाएगा जब जनता निर्णय लेगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि विपक्ष के लोग अपने मूलभूत मुद्दे को लेके जाएं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के तरफ से हाल फिलहाल के समय में अगर मैं कहूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने अंदर कई तरह के सुधार किए, राहुल गांधी ने जो, देखिए जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि आप मन की बात अपनी सुना सकें। प्रधानमंत्री मन की बात सुनाए, वन वे सुना के चले जाए। इतने दिनों में लोग थक चुके हैं, मन की बात कितना सुनाई जाएगा, उनको देख देख के भी लोग थक चुके हैं। यह भी एक वास्तविकता की स्थिति है। ऐसे स्थिति में ऐसे नेता की जरूरत थी और वो राहुल गांधी ने पूरा किया। आखिर वो तस्वीरें झूठी तो नहीं थी राजीव जी? लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में कि किस उत्सुकता के साथ, उम्मीदों के साथ, आकांक्षाओं के साथ, चाहे युवा पीढ़ी हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, हर कोई राहुल गांधी में एक उम्मीद देख रहे थे। तो आज मैं जरूर कहूंगा कि टीम इंडिया में अगर उम्मीदों के किरण कोई है तो राहुल गांधी है। उन्होंने ही डे वन से लगातार इस सरकार की विफलताओं के ऊपर जो भी कमियां थी खुल के बोला है, बिना किसी लाग लपेट के बोला। अगर उन्हें लगा कि अडानी जी के साथ क्या संबंध है, उनके ऊपर भले उनकी संस्था समाप्त हो गई, उन्होंने खुल के बोला। उसमें आज तक उस स्टैंड से वो दाएं बाएं नहीं गए। उनको भी तो बैठा के, राजीव जी हमें ध्यान है, 55 घंटे बैठाया गया था ईडी के दफ्तर में, पूछताछ की जा रही थी। सोनिया गांधी बीमार थी फिर भी पूछताछ की जा रही थी। तो ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को डराने के प्रयास नहीं हुए, लेकिन वो लीडर की तरफ बने हुए थे। ये स्थितियां ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इस समय जो युवा वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अपने सलामी कार्यकर्ताओं को तीनों जगह पे मुख्यमंत्री बना के युवाओं को एक संकेत दे दिया है। युवाओं को यह संकेत नहीं दिया, युवाओं को संकेत यह दिया कि पार्टी में अगर वोकल रहोगे, पार्टी में तेजतरार दिखोगे तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी में अगर आप बंद रहते हैं, आपको लगता है कि आप में जो है कि चापलूस बनने के या फिर आप में तमाम तरह से आप कैसे बैक बेंचर दिख सकें। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को कितना कठिन होमवर्क दे दिया गया है राजीव जी, कि वो सबसे बेस्ट बैक बेंचर कैसे दिख सकें, जिससे कि उनके लिए कभी भी अवसर के मौके दिख जाए। तो देखिए, उन्होंने अपने लिए कई तरह की विपरीत परिस्थितियां खुद ही खड़ी कर ली है। तमाम बीजेपी के लोग बोलते हैं कि शायद अगर अगली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो उसमें फिर गडकरी जी के लिए कोई जगह नहीं होगा, जबकि उन्हीं के उपलब्धियों को लगातार ये सरकार गिनाते हुए चलते हैं। तो देखिए, राजनीति में जो चीजें होती है कि कोई विरोध सामने से आके नहीं करता है। अगर शिवराज सिंह चौहान ने अपने डीपी से भारतीय जनता पार्टी का नाम भी हटा दिया अगर उन्होंने, तो ये संकेत बड़े हैं जो वो बोल रहे हैं, जो तमाम गतिविधियां दिख रही है, वो संकेत बड़े हैं वो। तो अगर ऐसे स्थिति में भीतराघात में परिवर्तित होगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास निपटने के क्या संकेत है? अब आप लगातार, हम लोग जब फील्ड में गए, हम लोगों ने देखा कि स्थानीय नेताओं को लोग जान रहे थे बड़े। अगर राजस्थान में देखे तो वसुंधरा राजे को छोड़ के किसी दूसरे को नहीं जान रहे थे। लोग मोदी जी को जान रहे थे, वसुंधरा को जान रहे थे। लेकिन हर तरफ वही स्थिति अगर हम लोग देखें तो दूसरे प्रदेशों में भी थी। वहां पे कौन, जो यादव जी को देख के किसने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को? किसी ने वोट नहीं दिया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने लाडली बहनों को कैसे समझाएंगे वो कि आप अभी भी वोट दीजिए? देखिए, अभी जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, जो तमाम जगह से ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है कि बिजली दर कहां, तो देखिए तेलंगाना में सरकार बनी, सरकार बनते ही वहां पे जो है कि सीधे सीधे कांग्रेस ने महिलाओं को जो वादे किए थे कि बस में निःशुल्क यात्रा, वो उन्होंने शुरू भी कर दिया वहां पे। और यहां पे जो वादे किए थे वो उसमें एक भी शुरू नहीं किया गया। और उल्टे जो पहले की सरकारें जो काम कर रही थी,
जैसे राजस्थान से खबरें आ रही कि वहां पे बिजली 20% महंगी होने वाली है। वहां पे अभी इस समय जो चिरंजीवी योजना था उस मामले में अभी इलाज नहीं हो पा रहा है राज्य में। बकाया जो है कि इतने दिनों में कि चुनाव होने के बाद से अब तक इस 10 दिन के भीतर ही अलग अलग जगहों पर सभी करोड़ों की मात्रा में बकाया हो चुका है। यानी राज्य इस बीच में जो कि नौकरशाही ने उस वर्ग में पैसे आवंटित नहीं किए और इसको लेकर बीजेपी के लोग तर्क दे रहे हैं कि भाई बजट अभी नया है, क्या चीजें है, कैसे आवंटन होगा। तो ये एक ऐसी समस्या है कि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो अपने ही जो फैलाए हुए जो उसके जाल है, जहां पे कि मोदी और शाह की जो एक श्रेष्ठता की नीति है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वो जो रणनीति बनाते हैं वही रणनीति श्रेष्ठ है, जिसमें कि हर किसी को ना तो वो जनता को सुन रहे हैं, ना अपने पार्टी में अपने नेताओं को सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का चीज ये बने। और मैं पूछ रहा हूं कि हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव तक भी, राजीव जी, हम लोग मानते उस समय तक भी हम लोगों को नहीं दिखा विपक्ष का गठबंधन। राष्ट्रपति के चुनाव तक में भी हम लोग विपक्षी गठबंधन को नहीं देखा। लेकिन आज के समय में टीम इंडिया एक मूर्त रूप में है, वो एक वास्तविकता है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। यही कारण था कि उनको अचानक से 38 लोगों का पिटारा खोल खोल के उनको दिखाना पड़ा कि हम भी अकेले नहीं है, हमारे भी 38 लोग हैं। तो वो दबाव में है और मुझे लग रहा है काफी ज्यादा दबाव में है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक खबर यह भी है कि 22 और 23 तारीख को दिल्ली में ही इधर बीजेपी ने भी अपनी बैठक बुलाई है पूरे देश भर की, और आगे की रणनीतियों पर बीजेपी भी चर्चा करने वाली है 22-23 तारीख को। 19 तारीख को इंडिया गठबंधन, याद कीजिए जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसी वक्त इधर एनडीए जिसकी बात आप कर रहे हैं, 38 लोगों का पिटारा खोलने वाली बात, वो खोल करके दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और वो बैठक यहाँ बुलाई गई थी। अभी 22 और 23 तारीख को बैठक बुलाई गई है। 28 तारीख को कांग्रेस महारैली है। तो बहुत कुछ होना है इस साल के जाते जाते, और अगले साल का स्वागत, और उसमें भी किसकी झोली में अगली सरकार आएगी, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। इसलिए क्योंकि अभी आज की तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं और ईवीएम को किनारे रख के चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत आसान नहीं है कि आएगा तो मोदी ही कहना, और बहुत आसान नहीं है ये सुनना कि अब की बार 400 के पार, अब की बार आप लटक भी सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ आने वाले समय में इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल लाल जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, अनिल सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुनील शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़ी थी मीनू जैन जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार आप लोगों ने रखे, और आप तमाम साथी जो बने हुए हमारे साथ लगातार मैं